हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान सभा। दोस्तों, संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन सब क्वेश्चनों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम संविधान सभा। तो सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि भारत के लिए एक क्या होगी, संविधान सभा होगी? सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी? तो दोस्तों आप याद रखेंगे किसके मन में आया था? गांधी जी के मन में। गांधी जी ने क्या करा कि सन 1922 में अपने विचार व्यक्त करें और कहा कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसका कार्य होगा कि संविधान का निर्माण करना। तो गांधी के मन में सबसे पहले विचार आया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी जिसका कार्य होगा संविधान निर्माण करना। दूसरी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिश ने इस बात को कब स्वीकार किया कि भारत के लिए एक संविधान सभा होगी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1940 में अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के लिए एक क्या होगी, संविधान सभा होगी। लेकिन उन्होंने उसमें इस 1940 में जो प्रस्ताव था उसे हम अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया था कि जो संविधान सभा होगी उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। क्या होंगे? उसमें मुख्यतः भारतीय लोग होंगे, जिस वजह से कांग्रेस ने, जो भारतीय लोग थे उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर 2 वर्ष के बाद क्या हुआ? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, क्योंकि उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होगा उसके बाद भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन भारत के लोगों ने इस बात को भी, क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी संविधान सभा का गठन क्यों नहीं हो सकता। फिर क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में एक कथन आपको याद रखना है कि क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी ने कहा, ये याद रखना कि किस प्रस्ताव के संदर्भ में? क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। यह कथन किसने कहा? कई बार क्वेश्चन बनता है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया हो चुका है। तो गांधी जी ने कहा, किस संदर्भ में कहा? क्रिप्स प्रस्ताव। अर्थात क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया था उसमें स्पष्ट तौर से कोई तिथि उल्लेख नहीं थी कि भारत को कब स्वाधीनता दी जाए। तो अब चौथा पॉइंट क्या था? याद रखिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद इंग्लैंड में एटली की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली की सरकार बनी। और क्लीमेंट एटली की जब सरकार बनी उसके 3 मंत्री थे, याद रखनी, उसके कैबिनेट के 3 मंत्री याद रखेंगे। कैबिनेट के 3 मंत्री जो थे वह भारत भेजे गए। कौन कौन से भारत भेजे गए? किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत उन कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा गया। कौन कौन से थे कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे? याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, सबसे पहले था सर पैथिक लॉरेंस। याद रखेंगे सर पैथिक लॉरेंस। दूसरा अलेक्जेंडर। तीसरा स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये जो थे कैबिनेट मिशन के क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। जबकि सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। कैबिनेट
मिशन इसलिए कहा गया क्योंकि जो इंग्लैंड में इटली की सरकार थी, क्लेमेंट इटली की जो सरकार थी, उसके 3 मंत्री जो थे वह कैबिनेट मंत्री थे। ये तीनों क्या थे? कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन भी कहा गया। अब जब ये भारत आए तो इसके अध्यक्ष थे सर पैथी लॉरेंस। पैथी लॉरेंस थे, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही भारतीय संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। कई बार दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि किस मिशन के तहत, किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अब आपको याद रखना है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन में क्या प्रावधान किए गए थे। इस जो मिशन भारत आया था कैबिनेट मिशन, इस मिशन में क्या प्रावधान किए गए थे संविधान सभा के संदर्भ में? कहा कि सबसे पहले कुल सदस्य, याद रखेंगे इस मिशन के तहत कहा गया है कि कुल सदस्य जो होंगे वह 389 होंगे। इस मिशन में, कैबिनेट मिशन के तहत कहा गया था कि जो संविधान सभा, जो भारत की जो संविधान सभा बनेगी, उसमें कुल सदस्य 389 होंगे। आंकड़ा 389 का ही क्यों? दोस्तों आपको याद रखना है कि उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लगभग उस टाइम भारत की जो जनसंख्या थी वह 40 करोड़ थी। अब एक सदस्य जो था संविधान सभा में, ये जो एक सदस्य था वह प्रति 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इस हिसाब से जो आंकड़ा आ रहा था संविधान सभा में सदस्यों का, वह क्या आ रहा था? 389। अब 389 जो सदस्य थे, 389 सदस्यों में 292 सदस्य जो थे दोस्तों, 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए जाएंगे। कैबिनेट मिशन के तहत जो 292 सदस्य थे वे ब्रिटिश भारत अर्थात ऐसा भारत दोस्तों, ऐसा भारत जहां पे अंग्रेजों का सीधा शासन था। और जो 4 सदस्य थे दोस्तों, 4 सदस्य जो थे वह चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए जाएंगे। कहां से? चीफ कमिश्नरी प्रांत से लिए जाएंगे। अब चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत अर्थात जैसे वर्तमान में हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे, उस टाइम जो था, जो चीफ कमिश्नरी प्रांत उसके समान थे। अर्थात चीफ कमिश्नरी प्रांत उस समय थे आपका दिल्ली दोस्तों, दूसरा आपका था अजमेर, मेरवाड़ा। याद रखेंगे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में जो 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो कौन कौन से थे, कोई भी पूछा जा सकता है। फिर तीसरा था दोस्तों आपका कुर्ग, और चौथा था दोस्तों आपका बलूचिस्तान। वर्तमान में जो दिल्ली है वो दिल्ली है आपका, वर्तमान का दिल्ली जो आपका चीफ कमिश्नरी प्रांत है। अजमेर, मेरवाड़ा वर्तमान में आपका राजस्थान। कुर्ग अर्थात वर्तमान का आपका कर्नाटक। याद रखेंगे वर्तमान का आपका कर्नाटक। और जो बलूचिस्तान है वो वर्तमान में आपका क्या है? पाकिस्तान में है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि 292 सदस्य ब्रिटिश भारत अर्थात ऐसा भारत जहां पे अंग्रेजों का सीधा शासन था, जबकि 4 क्या थे? आपके चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। अब दोस्तों 93 सदस्य जो थे वह देशी भारत से लिए जाएंगे। इस मिशन के तहत यह कहा गया था कि 292 ब्रिटिश भारत से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से, जबकि 93 जो सदस्य थे वह आपके देशी भारत अर्थात ऐसा भारत दोस्तों जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो याद रखेंगे जो 296 जो सदस्य थे इनका संविधान सभा में क्या हुआ? निर्वाचन हुआ। जबकि जो 93 सदस्य थे इनको संविधान सभा में दोस्तों क्या किया गया? मनोनीत किया गया। कई बार दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार हुआ? जनता ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया, बल्कि जो उस समय राज्य विधानमंडल के जो सदस्य थे उनके द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पे किया गया, अर्थात जो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। जबकि जो देशी भारत से जो 93 सदस्य थे वह मनोनीत हुए। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे वह निर्वाचित हुए और मनोनीत भी किए गए। अब जब संविधान सभा का दोस्तों चुनाव हुआ जुलाई
अगस्त में संविधान सभा का चुनाव हुआ 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों आपको याद रखना है कि कांग्रेस को जो सीटें मिली, आपको याद रखना है कि कांग्रेस को कुल 208 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम लीग को जो सीटें मिली वो आपकी 73 मिली, और अन्य दलों को दोस्तों जो सीटें मिली वो आपकी मिली 15। यानी कि 296 सदस्यों का क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था। जो मैंने पहले भी बताया था कि 296 सदस्य हैं उनका क्या हुआ, निर्वाचन हुआ। बाकी 93 जो सदस्य थे उनका क्या हुआ, मनोनीत, अर्थात उनको मनोनीत किया गया। तो इस प्रकार कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और अन्य जो छोटे दल थे उनको 15 सीटें मिली। तो जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो इस प्रकार जो हमारी बड़ी बड़ी पार्टियों के समय कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, जब संविधान सभा का सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें कुल जो सदस्य थे दोस्तों 207 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने करा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई। क्यों की गई? क्योंकि उस सभा में, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उस सभा में सबसे बुजुर्ग थे ये। इनको चुना नहीं गया, बल्कि ये क्या थे, सबसे बुजुर्ग थे। बुजुर्ग सदस्य होने के कारण इनको संविधान सभा का दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा है। इस बैठक में 207 सदस्य ही, बहुत कम सदस्य आए। इसका कारण क्या था? इसके दो प्रमुख कारण थे दोस्तों, क्योंकि कहाँ कैबिनेट मिशन के तहत 389 सदस्य होने चाहिए थे, लेकिन कुल प्रथम बैठक में 207 ही सदस्य आए। इसका कारण था दोस्तों कि जो मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग ने कहा कि मैं इस संविधान सभा को नहीं मानता हूँ। दूसरा प्रमुख कारण क्या था? दूसरा प्रमुख कारण था कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों ने अपना भविष्य ही तय नहीं किया था कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन भी चल ही रहा था कि हम भारत में जाएं या पाकिस्तान में जाएं। तो इस वजह से दो प्रमुख कारण थे प्रथम बैठक में जो है सदस्यों की संख्या कम होने का। इसके बाद जब मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया तो इंग्लैंड के एक पूर्व प्रधानमंत्री है चर्चिल, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया इस संविधान सभा के संदर्भ में। कहा कि यह एक ऐसा विवाह है, लिख देता हूँ, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनिया ही गायब है, जिसकी दुल्हनिया ही गायब है। तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट या कथन भी पूछा जाता है कि निम्न में से यह कथन किसने दिया कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हनिया ही गायब है, तो किसने दिया था? चर्चिल ने दिया था। किसके संदर्भ में? संविधान सभा की प्रथम बैठक के संदर्भ में। अब 2 दिन बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की गई, जो आपकी 11 दिसंबर 1946 को की गई। इस बैठक की खास विशेषता आपको याद रखना है कि इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया। स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस तिथि को चुने गए? 11 दिसंबर 1946 को। फिर जो संविधान सभा की दोस्तों तीसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य
पारित किया गया। संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव यही था कि संविधान के क्या उद्देश्य होंगे वो सब जो है उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित किए गए थे। उद्देश्य प्रस्ताव का ये परिवर्तित जो रूप है वो वर्तमान की जो प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है हमारी उसका जो आधार है वह हमारा क्या है? आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव ही उसका क्या है? आधार है। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। संविधान सभा के द्वारा तुरंत इस प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था लेकिन पारित नहीं किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इसको तुरंत पारित नहीं किया गया था। जबकि आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया? संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। अब दोस्तों ये जो संविधान के जनक कहे जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, प्रथम प्रारंभिक जो अधिवेशन हुए संविधान सभा के, उन अधिवेशनों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कोई जिक्र नहीं है। इसका कारण यह है कि जब संविधान सभा के सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो अंबेडकर जो थे प्रारंभ में बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। फिर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से जो है बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। अंबेडकर क्या करते हैं? मुस्लिम लीग की सहायता से जो है बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव क्या होते हैं? जीत जाते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से। और जिस क्षेत्र से दोस्तों ये चुनाव जीते हैं उस क्षेत्र का नाम है, आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बन सकता है, जयसुर कुलना। जयसुर कुलना से जो है अंबेडकर क्या है? मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं और संविधान सभा में क्या बन जाते हैं? सदस्य बन जाते हैं। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो जो बंगाल है, ये बंगाल जो है पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। अर्थात जयसुर कुलना जो क्षेत्र है वह पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है, जो आपका वर्तमान का बांग्लादेश है। अब अंबेडकर की सीट रिक्त हो जाती है। फिर क्या होता है? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार है, याद रखेंगे संवैधानिक सलाहकार, BN राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव अर्थात बेनेगल नरसिम्हा राव। इस बात को आपको याद रखना है कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि ये क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा हमें चर्चा करनी चाहिए कि संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जज भी बने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय जज भी बने। BN राव के द्वारा संविधान का प्रारूप भी बनाया गया था और BN राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि संविधान निर्माण में अंबेडकर का योगदान या अंबेडकर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए संविधान सभा में उन्हें सदस्य के रूप में चुना जाए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री, उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री एक पद हुआ करता था, बॉम्बे के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं कि आप अंबेडकर के लिए एक सीट खाली करवाएं। तो उस समय जो बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है BG खैर, बॉम्बे के प्रधानमंत्री BG खैर को एक पत्र लिखते हैं कि आप अंबेडकर के लिए सीट रिक्त करवाइए। फिर MR जेकर, याद रखेंगे दोस्तों, MR जेकर अपने पद से इस्तीफा देते हैं और अंबेडकर वहाँ से सदस्य बनते हैं, बॉम्बे से फिर सदस्य बनते हैं और संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि अंबेडकर जो है, अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा में अंबेडकर कहाँ से सदस्य थे, तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपका बॉम्बे से। कहाँ से थे? बॉम्बे से। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रारंभ में अंबेडकर कहाँ से सदस्य थे, तो प्रारंभ में अंबेडकर बंगाल से सदस्य थे, क्योंकि अंबेडकर ने जो संविधान में जो अपना योगदान दिया वह कहाँ से दिया? जब वे कहाँ से बने? बॉम्बे से। जब वे क्या बने? सदस्य बने। अब इसके बाद आता है दोस्तों प्रारूप समिति। इसका गठन हुआ था दोस्तों 29 अगस्त
1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी और पांडुलेखन समिति। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है, और हमें तो सिर्फ यही पता होता है कि प्रारूप समिति, जो कि प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है, पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति या प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे, कुल सदस्य दोस्तों 7 थे, और इसका अध्यक्ष था, इस समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर, यानी अध्यक्ष सहित इसमें कुल सदस्य थे 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का जो कार्य था दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रारूप समिति का कार्य क्या था। जो बी.एन. राव के द्वारा संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था, संविधान का जो प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा बनाया गया था, उस प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति का कार्य क्या था कि जो है बी.एन. राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था संविधान का, उस पर क्या करना है, विचार विमर्श करना है। तो इस प्रकार से अंबेडकर जो है सहित इसके अध्यक्ष थे, और इसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। अब बात करेंगे दोस्तों संविधान सभा में कुल अधिवेशन, कुल कितने अधिवेशन हुए। संविधान सभा के कुल अधिवेशन, संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए आपके दोस्तों 12, जिसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो संविधान सभा में कुल जो महिलाएं थी, कुल महिला थी दोस्तों 15, जबकि एकमात्र मुस्लिम महिला, कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी, जबकि अनुसूचित जाति के जो सदस्य थे संविधान सभा में वो आपके 26 थे, जबकि अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे, अनुसूचित जनजाति, याद रखेंगे जनजाति के सदस्य थे आपके 33। यानी कुल अधिवेशन संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए। कुल महिलाएं 15 थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। अनुसूचित जाति के 26 सदस्य थे, 33 आपके ओबीसी अर्थात अनुसूचित जनजाति के कितने थे, आपके 33 थे। इसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, अंतिम बैठक आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और इस दिन संविधान सभा में कुल 284 सदस्यों ने क्या करा, संविधान पे हस्ताक्षर करा। और प्रथम हस्ताक्षर नेहरू जी के द्वारा किया गया, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रथम हस्ताक्षर किया गया, जबकि सबसे अंत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संविधान पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान पे कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, तो कुल 284 सदस्यों के द्वारा संविधान पे हस्ताक्षर हुई। और इसी तिथि को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। याद रखेंगे, चुने गए अर्थात निर्वाचित किए गए। अर्थात जो भारतीय संविधान सभा थी, जो संविधान सभा के 2 कार्य थे। एक कार्य था संविधान का निर्माण, एक कार्य तो जो उसका प्रारंभिक कार्य जो था संविधान का निर्माण करना। दूसरा कार्य था संविधान सभा का संसद के रूप में कार्य करना। जब संविधान के निर्माण के रूप में जब कार्य होता था तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और दोस्तों जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता जी.बी. महाबलंकर, गणेश वासुदेव महाबलंकर करते थे। दो वर्ष संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हमारे संविधान को बनने में। और
26 नवंबर, याद रखेंगे दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इस दिन हमने अपने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया। आंशिक रूप से क्या करा? संविधान को लागू किया इस दिन। मात्र कई बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो मात्र हमने 16 अनुच्छेद क्या करें? लागू करें। तो 26 नवंबर को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो इस स्थिति को कायम बनाए रखने के लिए हम इस स्थिति को हम क्या मनाते थे? 26 नवंबर को हम क्या मनाते? विधि दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन आपको याद रखना है कि 125वीं वर्षगांठ किसकी? अंबेडकर जी की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का हमारे संविधान में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण अंबेडकर जी की 125वीं वर्षगांठ पे संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में जो विधि दिवस था उसका नाम परिवर्तित करके अब हम 26 नवंबर को, या हम कह सकते हैं विधि दिवस से बदलकर अब हम क्या मनाने लगे? इस तिथि को 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाने लगे। किसके उपलक्ष्य में? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में अहम योगदान होने के कारण हम इस तिथि को 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने विधि दिवस से बदलकर अब हम इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जो 15 अगस्त 1947 देश आज़ाद से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक भारत में किस प्रकार का शासन था? कैसा शासन चल रहा था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, भारत में भारत शासन अधिनियम या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जब तक दोनों अधिराज्य अर्थात भारत पाकिस्तान अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक भारत पे जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का शासन चलेगा। अर्थात जब तक दोनों देश अपने लिए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक दोनों देशों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत शासन संचालित होगा। फिर हमारे जो अनुच्छेद 395, सबसे अंतिम अनुच्छेद 395, इस अनुच्छेद के तहत भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त किया गया। दूसरा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भी क्या करा गया? समाप्त कर दिया गया। अंत में दोस्तों, जब हमारे संविधान की अंतिम बैठक हुई, उस दिन सभी सदस्य एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे थे कि आपने ये कार्य बहुत ही अच्छा किया, यह संविधान निर्माण में आपका अहम योगदान रहा। सभी सदस्य एक एक करके बारी बारी करके एक दूसरे सदस्य की प्रशंसा कर रहे थे। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बारी आई तो उन्होंने कहा कि इस अध्यक्ष पद पे, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष पद पे रहते हुए जो मैंने सबसे अच्छा कार्य किया, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया मैंने, कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुनना, ये मैंने सबसे उत्तम कार्य किया। ये खुद कौन कह रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद